अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी लेक्चर सीरीज फॉर द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस और पीएमएस में। सीएसएस में इसके 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और पीएमएस में दो पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, यानी 200 नंबर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एज ऑप्ट किया जाता है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, हमने सिलेबस को थोड़ा गो थ्रू किया था कि सिलेबस में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, उनकी सब हेडिंग्स वगैरह क्या हैं। तो आज हम प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम देखेंगे जी मैनेजमेंट सेक्शन को। तो चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो ये एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर इसको बंदा कह सकता है। इसमें हम प्रॉपर लोगों की अरेंजमेंट करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे होते हैं। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, यानी कुछ उन्होंने अचीव करना होता है, कुछ गोल्स वगैरह सेट किए होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आप देखें एनजीओज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो वेलफेयर का काम कर रही होती हैं। तो दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट बेस्ड जो कि एनजीओज वगैरह होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहली गोल, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बंदा बना रहा है तो उसको कोई स्पेसिफिक गोल होगा, कोई उन्हें टारगेट अचीव करने होंगे, कोई प्रॉफिट अचीव करना होगा। या अगर एनजीओ की बात की जाए तो उन्हें कुछ सोसाइटी में वेलफेयर का काम करना होगा। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ये है कि कोई फिजिकली स्ट्रक्चर होगा, फिजिकल लोकेशन होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कुछ सेटअप होगा। और तीसरे नंबर पर आता है पीपल। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको रिपोर्ट्स तो नहीं रन करेंगे, तो कुछ पीपल होंगे, कुछ लेबर होगी, कुछ मैनेजमेंट होगी, कुछ आगे वर्कर होंगे। तो ये जो तीन चीज़ें कंबाइन होती हैं, गोल्स, स्ट्रक्चर तो पीपल, इन तीनों को कंबाइन करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बन जाता है। उसके बाद अगर देखें तो दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। एक होते हैं ऑपरेटर्स, एक होते हैं मैनेजर्स। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि खुद काम कर रहे होते हैं, मतलब लोअर लेवल की जो लेबर कह सकते हैं आप, जो जो मतलब किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि मतलब फलाने बंदे ने काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया। सिर्फ अपने काम से इनका होता है कि मतलब अपना काम अप टू द मार्क करना है, अपना काम पूरा करना है। और दूसरी तरफ अगर मैनेजर्स देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं ऑपरेटर्स के। मतलब इनका तो मेन काम ही होता है ना, ओवरसी करना, काम को मैनेज करवाना, लेबर लेबर के थ्रू काम को कंप्लीट करवाना। तो अगर इसको देखा जाए तो मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो सिर्फ अपने काम का होते हैं, जी भाई हमने अपना काम पूरा करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की बात की जाए तो उसमें चार तरह के लेवल्स होते हैं। एक सबसे ऊपर होती है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि आइडिया सेट करना, के गोल सेट करना, कि ये गोल्स होंगे, हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होती है वो उसका काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। उनका काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ गोल सेट किए कि ये टारगेट्स हमने इस मंथ में या इस ईयर क्वार्टरली या ईयरली अचीव करने हैं, तो वो फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये गोल सेट किए हैं कंपनी ने, हमारी जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उन्होंने ये गोल सेट किए हैं, हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का ये काम है कि वो ऑपरेटिव्स यानी कि ऑपरेटर्स जो होते हैं उनसे ये काम करवाते हैं। मतलब उनको बता देते हैं कि ये भाई ये टारगेट्स हैं, ये हमने अचीव करनी है। जो एम्प्लॉय होता है लोअर लेवल का, जो एम्प्लॉय होता है, लेबर होगी, ठीक है, ऑपरेटर्स होगी, रिसेप्शनिस्ट, मतलब जो सबसे लोअर लेवल पे है ना, बेसिक लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ये बता देते हैं कि ये टारगेट्स हैं, हमने ये अचीव करने हैं। तो फिर वो जब अपना काम कंप्लीट करते हैं, फिर टारगेट्स अचीव होते हैं, वो किसको जी रिपोर्ट करते हैं, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं।
ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स फिर आगे मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। फिर जो मिडिल मैनेजमेंट है वो आगे टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, जो आइडिया सेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने गोल सेट किए होते हैं, फिर उनको वो बताते हैं कि जी आपने ये गोल सेट किए थे, ये टारगेट्स अचीव हुए हैं और ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू एंड विद द पीपल। यानी कि कोई भी काम है उसको अच्छे तरीके से करना थ्रू द पीपल, मतलब लोगों से करवाना, एंड विद द पीपल यानी कि लोगों के साथ मिलकर काम करना। या ये है कि बंदा किसी को बोल दे कि भाई टॉप लेवल की मैनेजमेंट है तो वो आप ऑपरेटिव्स को कहेंगे आप ऐसे ऐसे काम करो। ये थ्रू द पीपल हो गया। विद द पीपल ये हो गया कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स अगर बता रहा है किसी को, मैनेजर किसी को बता रहा है कि भाई ऑपरेटर को ऐसे काम करना है आपने, तो फिर साथ थोड़ा खुद भी काम करे, उसका भी काम हो रहा है, तो ये विद द पीपल हो जाएगा। अगर हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली की बात करें तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली ये है कि यूज लेस रिसोर्सेज एंड डूइंग राइट थिंग। अगर हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम बुक कुछ कोई लेते हैं, अगर हम वो ठीक बुक लेते हैं, मतलब ऐसी बुक लें जिसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है, उसको हम फिर इफेक्टिवनेस कह सकते हैं, और कहते ही हैं कि मतलब डूइंग द राइट थिंग, ये होता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी की बात करें तो अगर हमने वो बुक ली है सीएसएस की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स की कवर करना है हमने, तो हमने बुक ले ली जी, एक हमने हमें फलाने दोस्त ने बताया या एफपीएससी की वेबसाइट से हमने देखा कि ये वाली बुक रिकमेंडेड है, हमने वो बुक खरीद ली, इफेक्टिवनेस होगी। और उस बुक को हमने लेस रिसोर्स मतलब कम टाइम में कवर कर लिया, तो ये हमारी एफिशिएंसी होगी। तो इस एग्जांपल से काफ़ी हद तक क्लियर ही हो जाता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के जो हैं 4 फंक्शंस हैं जो कि किसने दिए थे, हेनरी फयोल जी, ये उन्होंने मैनेजमेंट के 4 फंक्शन दिए थे। पहला आता है प्लानिंग। कोई भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए जी, हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी तो ये चीज़ होगी। ऐसे तो नहीं बंदा मुंह उठाए जी चलो जी काम करने लगे, ऐसे कोई भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा, फिर बाद में बंदा के यार प्लानिंग कर ही लेते। दूसरे नंबर पर आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हमने कुछ चीज़ प्लान कर ली है कि हमने ये वाले, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, हम प्लान करेंगे जी हमने इस बंदे को हायर करना है, इस बंदे को ठेका देना है, हमने ईंटें यहाँ से परचेज करनी है, जो बाकी सीमेंट वगैरह यहाँ से परचेज करना है, ठीक है, ये वाले एम्प्लॉयज हायर करना है, ये वाला टाइम पीरियड होना चाहिए, ये हमारा प्रॉपर क्या है जी, प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे जी, पहले कौन सा स्टेप होगा जी, पहले हम उसको ठेकेदार से बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं सॉरी, पहले लैंड लेंगे, फिर नक्शा बनाएंगे, फिर ठेकेदार को बताएंगे, फिर वो आगे देखेगा स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती हैं ना, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। उसके बाद लीडिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात की जाए तो मैनेजर को एज ए लीडर काम करना चाहिए। मैनेजर अगर बता दे जी भाई आप काम करो और खुद मतलब उस पर इंटरेस्ट ही ना ले, तो जब मैं मैनेजर काम में थोड़ा खुद इंटरेस्ट ले रहा होता है, कुछ शो कर रहा होता है, तो फिर मैनेजमेंट भी सॉरी मैनेजमेंट कह रहा हूँ, फिर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी अच्छा है जी हमारा मैनेजर भी काम कर रहा है, फिर उससे देख के मोटिवेट होते हैं, फिर वो भी काम करते हैं। चौथा नंबर पर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जी मैनेजमेंट का। इससे ये होता है कि कोई भी आपने काम टास्क दे दिया, अब उसके कंट्रोल ही नहीं है, मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे आप, बस एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जी काम करो, उनके सर पर कोई देखने वाला ही नहीं है, मतलब कोई बंदा उनको मैनेज ही नहीं कर रहा, कोई उन पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो फिर वो काम तो सही नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमारे पास चेक, हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस या मॉनिटरिंग की जब बात की जाए तो उसमें कंट्रोलिंग की हम बात करते हैं। ये डायग्राम्स भी शो कर रहा है जी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें 4 मेन चीज़ें हैं, जहाँ भी आप देखेंगे मैनेजमेंट उसमें ये 4 चीज़ें ज़रूरी होंगी। प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद लीडिंग, लीडिंग के बाद कंट्रोलिंग। उसके बाद आते हैं जी मैनेजमेंट रोल्स। मैनेजमेंट रोल्स ये जी हेनरी मिंट्सबर्ग साहब हैं जी, उन्होंने 1990 में 10 मैनेजमेंट रोल्स दिए थे, अपनी एक बुक है मिंट्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड अवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
सबसे पहले उन्होंने ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने तीन तीन बताए थे जी। इंटरपर्सनल होता है, इंफॉर्मेशनल होता है और डिसीजनल होता है। उनको फिर आगे कैटेगराइज किया था। इंटरपर्सनल में उन्होंने तीन चीजों की बात की थी, फिगर हेड, लीडर और लाइजन। फिगर हेड ये है कि एज अ कंपनी का एक फिगर हेड होता है जो एज अ सोशली या आपका सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए आप वो मतलब एज अ पार्ट लेयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात की जाए तो जो इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो एज अ फिगर हेड है। उसके बाद लीडर है। लीडर ये है कि उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो खुद काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो उनकी नीचे लेवल की जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। उसके बाद आता है जी लाइजन। लाइजन का मतलब ये है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली, मतलब एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेबर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और एक्सटर्नली एक्सटर्नली ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, इसको लाइजन कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो ब्रॉडर है वो इंफॉर्मेशनल है। इंफॉर्मेशनल के आगे तीन चीजें हैं, मॉनिटर, डिसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर ये है कि कोई भी जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो उसमें मॉनिटर आता है। डिसेमिनेटर ये आता है कि ये ऐसा स्टेप है इसमें जो जो मैनेजमेंट का रोल है वो ये है कि वो पोटेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ करते हैं जी? अपने कोलीग्स के साथ, अपनी जो टीम है उसके साथ पोटेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जी, भाई हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो फिर हम हमारा काम बेहतर हो सकता है। स्पोक्स पर्सन ये मीडिया पर्सन होता है जी। जैसे कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ना एक्सटर्नली ये बता रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये परफॉर्म कर रही है, हमारे ये गोल्स हैं, हम ये गोल्स ऐसे अचीव कर रहे हैं, ये गोल्स ऐसे कर रहे हैं, और हम अपनी मैनेजमेंट को ये कंपनसेशन दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब कि एज अ स्पोक्स पर्सन कंपनी के बिहाफ पर ये बात करते हैं एक्सटर्नली। तीसरे नंबर पर आता है डिसीजनल। डिसीजनल में सबसे पहले एंटरप्रेन्योर है। ये जी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पर जी डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर ये है कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है किसी भी लेवल पर, आपके जो लेबर की लेवल है, मैनेजमेंट की लेवल पर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसको हैंडल करना इनका काम होता है। तीसरे नंबर पर रिसोर्स एलोकेटर। जो रिसोर्सेज होती हैं किसी भी तरह की, आपकी अगर आपकी जो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है आपकी कंपनी, ठीक है, कपड़ों का कोई मतलब ब्रांड है, कपड़े बना रही हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, कोई रिसोर्सेज होंगी, उनको एलोकेट करना प्रॉपर, जिस जगह पर जो चीज़ चाहिए वो टाइम पर पहुंच जाए, ये इसका मतलब ये है कि रिसोर्स एलोकेटर वाले ये काम करते हैं। नेगोशिएटर लास्ट पर। नेगोशिएटर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी टीम के अंदर कोई आपस में कुछ मतलब बात ऊपर नीचे होगी है, या टीम के अंदर होगी, ठीक है, टीम के बाद डिपार्टमेंट, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर होगी, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आपस में होगी, या ऑर्गेनाइजेशन में होगी, या ऐसे बंदा कह ले कि लेबर की और मैनेजमेंट की आपस में कुछ सैलरी की बेस पे कोई बात होगी है, वो उस तरह की बातों को हैंडल करना, नेगोशिएट करना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, ये नेगोशिएटर का काम होता है। ये जी इसकी डायग्राम ऐसे भी बंदा इजीली देख सकता है कि इंटरपर्सनल रोल में तीन रोल आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन में तीन आ रहे हैं, डिसीजन में चार आ रहे हैं। उसके बाद आता है जी मैनेजमेंट स्किल्स। आप कहीं भी मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट के जो आपके जाहिर सी बात है कि मैनेजर है उसके कुछ स्किल्स होने चाहिए जिससे वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट करे। सबसे पहले आते हैं कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल में ये है कि वो इनोवेशन लेकर आ रहा है, कोई नए आइडियाज पेश कर रहा है, ताकि उसकी जो कंपनी है वो प्रोस्पेस करे, जो प्रोस्पेर करे, और जो उनका मेन एम है प्रॉफिट,
कि इनका वो प्रॉफिट गेन कर सकें और कंपनी ग्रो कर सके। इंटरपर्सनल स्किल ये है कि वो लोगों के साथ कैसे बात करता है, लोगों के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, मतलब लोगों से लर्न कर रहा है, लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगोशिएशन कर रहा है वो एज अ लाइजन। हमने जैसे पीछे देखा है मैनेजमेंट के रोल होते हैं, लाइजन इंपॉर्टेंट रोल है जी इंटरपर्सनल स्किल का, जिसमें वो यही देखता है कि कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तीसरे नंबर पर आता है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल ये है कि वो जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्टिकल और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर रहा है अपने वर्बल स्किल्स और नॉन वर्बल स्किल्स को यूज़ करके। पॉलिटिकल स्किल्स ये है कि वो लोगों से सीख रहा है कि लोग कैसे अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनको आइडियाज़ को उनको बोल्ड करे, उन आइडियाज़ को बेहतर तरीके से यूज़ करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करे। उसके बाद आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट ये है कि जो चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं वो आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट हो जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल की बात की जाए तो आपकी मैनेजमेंट आती है, आपका स्ट्रक्चर आता है, आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं और आपकी पॉलिसीज़ होती हैं। एक्सटर्नल की बात की जाए, एक्सटर्नल की आपका कंपेटिटर होता है, गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी होती है। इसको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल की अगर बात करें तो ऑनर है, कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उसके जो आइडियाज़ होंगे, उसके डिसीजंस होंगे, उसका बिहेवियर होगा, वो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा होगा। स्ट्रक्चर ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी बिल्डिंग है, आपकी लोकेशन है, वो उसको इफेक्ट कर रही होगी। तीसरे नंबर पर आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय आपके कैसे हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो उनका बहुत असर होता है आपकी जो कंपनी होती है उस पर। उसके बाद आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा जो एक मेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपकी जो चीज़ है वो कंपेटिटर है। कंपेटिटर ये है कि आपकी मतलब आप भी कोई, आपको भी कपड़ों का कोई ब्रांड है, साथ वाला जो कंपेटिटर कंपेटिटर वो होगा, वो साथ वाला भी कपड़ों का कोई ब्रांड है वो आपका कंपेटिटर होगा। आपने अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है कि आप कंपेटिटर से अच्छी चीज़, अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर को दें ताकि वो आप कस्टमर गेन हो, ठीक है, मार्केट वैल्यू आपकी इंक्रीज हो, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। दूसरे नंबर पर आता है सप्लायर। सप्लायर ये है कि उसका भी आपका सॉरी, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा होता है एक्सटर्नली, क्योंकि आप सप्लायर से रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपके टैक्स के रूल हो जाते हैं, ठीक है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ वगैरह होता है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही होती हैं। उसके अगर बात देखी जाए तो सोशल इन्वायरमेंट भी आपको कंपनी को इफेक्ट कर रहा होता है, इकोनॉमिक भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होती है, पॉलिटिकल भी इन्वायरमेंट भी आपकी कंपनी को इफेक्ट कर रहा होता है। ग्लोबल ग्लोबल जैसे अब कोविड की बात की जाए, कोविड एक ग्लोबल पेंडेमिक तो हो गया था जी इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे जी गोल्स की। गोल और प्लान में हम डिफरेंस देखते हैं। गोल की अगर बात की जाए तो डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉन्ग टर्म गोल होता है कि जी हमने कुछ अचीव करना है, हमारा जो मेन एम जो है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हम कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल यही होगा कि हमारा ब्रांड जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, वो मार्केट वैल्यू गेन करे और हमें मेन जो पर्पज़ है प्रॉफिट अर्न हो। और प्लान ये है कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ स्केड्यूल बनाते हैं जी, कोई प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं, उसको हम प्लान का नाम देते हैं कि हम जो मेन जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। उसके लिए जो हम प्लान, उसके लिए हम जो स्टडी करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम प्लान कहते हैं। प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग में यही है कि अब जब हमने
यानी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने गोल्स डिफाइन किए कि हम एग्जांपल ले रहे थे जी क्लॉथ्स के ब्रांड की, तो हमने ये क्लॉथ्स का ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, उसके उसकी जो लोकेशन वगैरह हमने सेलेक्ट की, तो उसके लिए हम प्लान्स बनाएंगे। प्लान्स ये हैं कि हमने कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी मैनेजमेंट हायर करनी है, कौन सी कस्टमर्स को टारगेट करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है, ये सब हमारा प्लान में आ जाता है, प्लानिंग में आ जाता है कि हमने गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। प्लानिंग देखें तो दो तरह की प्लानिंग हो सकती है, एक इनफॉर्मल होती है, एक फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल यही है कि वर्बल, इसमें रिटर्न कोई रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वर्बली बंदा जो मैनेजर है वो अपनी मैनेजमेंट को आगे बता देता है, फिर मैनेजमेंट आगे अपने जो वर्कर्स हैं लोअर लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं मेन, ठीक है, उसको कन्वे कर देते हैं कि जी हमने ये गोल्स हैं, ये ऐसे अचीव करना है, मतलब ये स्टेप पहले फॉलो करना है, ये स्टेप बाद में करना है, और ये स्टेप उसके बाद करना है। इसको इनफॉर्मल प्लानिंग कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर फॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग ये इफेक्टिव प्लानिंग है, इसमें प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होती है कि जी हमने इस टाइम पे मीटिंग करनी है, ठीक है, इसमें आपकी वर्बली कुछ भी नहीं होता, सब कुछ रिटर्न हो रहा होता है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर होता है। इसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उन पर बात की जाती है कि हमने ये गोल्स कैसे अचीव करने हैं, रिटर्न एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम, हमने जैसे बात की पहले नंबर पर कि एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि हमने इतने बजे लेकर इतने बजे मीटिंग होनी है, वीकली हो सकती है मीटिंग, क्वार्टरली हो सकती है, कि हमने अपने प्लान्स को डिस्कस करना है। वाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग के बगैर भी तो काम हो सकता है, लेकिन इसमें हम यही बात करेंगे कि मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं और प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप क्यों है। चलो, सबसे पहले ये है कि प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक डायरेक्शन पता लग जाती है कि हम डायरेक्शन जा रहे हैं, हमने जो एक गोल है हमने उसको अचीव करना है। तो हम प्लान बना लेते हैं कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप, मतलब स्टेप वाइज हम करेंगे तो फिर हमारा गोल अचीव हो सकता है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आता है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। जब भी हम कोई प्लान करते हैं उसमें कुछ रिस्क होते हैं, कुछ रिस्क अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकता है, सोशली रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। जब हम प्लानिंग करते हैं हम उस रिस्क को और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर स्पेसिफिक गोल्स। हम जब भी प्लान करते हैं हम स्पेसिफिक गोल्स से स्टिक रहते हैं, जब हमें पता है कि हमने ये गोल्स अचीव करने हैं तो हम प्लान भी उसी गोल के मुताबिक करेंगे। चौथे नंबर पर जो मेन चीज़ है स्पेसिफिक टाइम। जब हम कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम हर स्टेप को प्रॉपर टाइम देंगे, हम प्रॉपर उसको एनालाइज करेंगे कि हमारा ये स्टेप इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, फिर हम ये देखेंगे अगर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर हमें कुछ और एम्प्लॉयज़ या कुछ लेबर को हायर करना चाहिए ताकि हमारा जो गोल है वो ऑन द टाइम अचीव हो सके। उसके बाद आता है जी गोल्स। गोल्स होते हैं जी दो तरह के। एक होते हैं फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल में ये है कि आपका इसमें जो मेन गोल यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसा कमाना है जी। ये फाइनेंशियल गोल आम लेमैन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना है जी, इसको फाइनेंशियल गोल कहेंगे। स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि आप लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, आपकी जो ब्रांड इमेज बने, ठीक है, आपकी मार्केट वैल्यू गेन हो, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसको स्ट्रेटजी गोल कहते हैं। उसके बाद प्लान्स आ जाते हैं जी। प्लान्स की टाइप्स हैं जी, पहली है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, तीसरी ऑन द बेसिस स्पेसिफिसिटी, तीसरी चौथी है जी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। पहली को देखते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि आप स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें या ऑपरेशनल की बात करें, जब भी स्ट्रेटेजी की बात आती है तो लॉन्ग टर्म की बात आती है, तो आपने जो लॉन्ग टर्म गोल सेट किए हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए जो प्लान्स बना रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे। ऑपरेशनल प्लान ये होते हैं कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं, डेली के ऑपरेशंस हो गए, मंथली मंथली लेवल की जो प्लानिंग होती है उसको ऑपरेशनल प्लानिंग कह लेते हैं, या किसी प्रोजेक्ट
की बात करें तो वो भी ऑपरेशनल प्लानिंग आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की ये इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म या और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये है कि आप किसी 1 डे के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ के लिए कर रहे हैं या 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। अगर ईयर से ज़्यादा है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करेंगे, मतलब 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं हम, 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। डायरेक्शनल है जी, किसी एक मतलब एक हमने प्लान बना लिया, ठीक है, वो अब हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। इसको दूसरी तरह देख लेते हैं, स्पेसिफिक की बात करें। स्पेसिफिक ये है कि हमने कोई भी एक प्रोजेक्ट है जी, हमने लिया है जी, हमने इस प्रोजेक्ट को अचीव करना है जी, कोई 2 साल में प्रोजेक्ट को अचीव करना है। तो हम ऐसी प्लानिंग करेंगे जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट तक स्पेसिफिक होगी, मतलब उस प्लानिंग का किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हो रहा। और इसी इससे ऊपर जो डायरेक्शनल आ जाता है, वो एज अ डायरेक्शनल हर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती है, वो वाली प्लानिंग हर प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता हूँ द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। ऐसा प्लान है जो आपने बनाया एक ही दफ़ा यूज़ हो सकना है, मतलब अभी आप प्रोजेक्ट करें, किसी एक प्रोजेक्ट में भी ना, अगर आपने कोई प्लान बनाया सिर्फ वो इस प्रोजेक्ट में आज वाले जो पोर्शन है वहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। अगर वही वाला प्लान देखा जाए तो वो उसी प्रोजेक्ट में कल नहीं यूज हो सकता। इसके ऊपर जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग ये है कि लॉन्ग टर्म की बात है, एक प्लान हमने बना दिया, वो इस प्रोजेक्ट में 100 दफ़ा यूज करना पड़े तो 100 दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्टैंडिंग को हम ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद आता है जी गोल सेटिंग एंड डेवलपमेंट प्लान्स। गोल सेटिंग में एक तो सबसे पहले आता है जी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, और दूसरे नंबर पे आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं जी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग क्या है, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रॉड सेट गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ब्रॉडली अपने गोल सेट करती हैं जी, हमने जी लॉन्ग टर्म में ये गोल्स अचीव करने हैं। तो मेनली तो ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट की प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो तो उनका गोल तो यही होता है कि हमने ये प्रॉफिट अचीव करना है, हमें इस कस्टमर को टारगेट करना है, यहाँ से हमारी मैक्सिमम मार्केट वैल्यू गेन होगी, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह एनजीओज की बात की जाए तो वो उनका तो बेसिक गोल्स यही सेट होते हैं कि हमने जो वेलफेयर करनी है, हमने कौन सी जो एज अ अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही, हमने उनको टारगेट करना है ताकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाए। ये एनजीओ के मेन गोल्स हो सकते हैं। फिर वो गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड करते हैं जी, एच डिपार्टमेंट में गोल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केटिंग टीम अलग होती है, उसकी सप्लाई चेन की टीम अलग होती है, ऑपरेशंस की टीम अलग होती है, लॉजिस्टिक की टीम अलग होती है, इसी तरह फाइनेंस की टीम अलग होती है, अकाउंट्स की टीम अलग होती है। ये जब गोल्स आपके ब्रॉडर सेट हो जाते हैं, फिर हर जो डिपार्टमेंट है उसमें गोल्स को डिवाइड किया जाता है कि फाइनेंस की टीम है जी, उसका यही गोल है जी, उसने फाइनेंस प्रोवाइड करना है, या उसको फाइनेंस को जो इनका फाइनेंस की इनकमिंग हो रही है उसको, फाइनेंस का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, आउटफ्लो को कंट्रोल करना मार्केटिंग टीम का ये काम है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करना, ठीक है, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मार्केटिंग प्लान्स को प्रोवाइड करना। सप्लाई चेन वाली टीम का ये काम है कि आपकी जो सप्लाई चेन की जो प्रॉपर लाइनअप है मैंने उसको मैनेज करना। इसी तरह एचआर की जो डिपार्टमेंट है उनका यही काम है कि अच्छे जो इफेक्टिव और हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं उनको हायर करना, उनके लिए सैलरीज और कंपनसेशन को डिवाइड करना। उसके बाद सेंट्रलाइज, इसके में जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है, इसका जो तीसरा मेन जो है करेक्टरिस्टिक है वो जी सेंट्रलाइज गोल सेटिंग। सेंट्रलाइज का गोल सेटिंग का ये मतलब है कि आपके जो गोल सेट कर रही है वो अपर लेवल मैनेजमेंट गोल सेट कर रही है, ठीक है। आपकी जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, आपकी वो डायरेक्टर लेवल है, सीईओ लेवल है, सीएफओ है, वो आपके गोल सेट कर रहे हैं, और वो गोल्स आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर वो फर्स्ट लाइन को भी देते हैं, ठीक है, वो फिर आगे कन्वे कर देते हैं, आपकी लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक आपके गोल्स पहुँच जाते हैं, कन्वे कर दिए जाते हैं। आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गोल सेटिंग में या गोल्स को बनाने में, गोल्स की प्लान करने में उनको
एज अ मतलब उनकी राय वगैरह नहीं ली जाती। चौथे नंबर पर हायरार्किकल यही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करती है, फिर वो कन्वे करती है मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन के बाद सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर के बाद जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर हैं जो काम करें उन तक ये गोल कन्वे किए जाते हैं। देर इज़ नो मोर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इस तरह नहीं है कि गोल्स अपर लेवल मैनेजमेंट ने बस सेट कर दिए हैं और फिर वो कन्वे कर रहे हैं, तो गोल में चेंज तो होना नहीं है क्योंकि उन्होंने बस टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो उन्होंने गोल सेट कर, तो आगे फिर कन्वे हो जाएंगे। इजीली इसको ट्रेडिशनल गोल सेटिंग कहते हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो अपर लेवल की मैनेजमेंट गोल सेट कर रही है, बस फिर आगे कन्वे किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ का यही काम है जी, इनोवेशन कुछ लानी नहीं है, बस जैसे काम चल रहा है वैसे काम चलने देना है और गोल्स को अचीव कर लेना है। दूसरे नंबर पर आता है जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। इसमें यही है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो एम्प्लॉयज हैं उनका गोल सेटिंग में पार्ट है, ठीक है, वो अपनी राय दे रहे हैं मैनेजर्स के साथ के सर ये गोल्स होने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे अचीव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड गोल होते हैं। पीरियोडिकली रिव्यू, इसमें यही है कि ये ट्रेडिशनल की तरह नहीं है कि बस एक दफ़ा गोल सेट हो गए बस सेट हो गए। इसमें पीरियोडिकली रिव्यू भी होता है कि जब अब गोल सेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको रिव्यू किया जा रहा है कि भाई हमने ये गोल सेट किए हैं तो क्या आया ये अचीव भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर जब गोल सेट किए जाते हैं तो फिर रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। जब प्रोग्रेस हो रही होती है, गोल्स अचीव हो रहे होते हैं, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवार्ड दिया जा रहा होता है ताकि वो मोटिवेट हों, ताकि वो फिर वर्किंग में और इनोवेशन लेकर आएँ। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन होती है, एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जाता है, वो अपनी राय देते हैं, वो अपने आइडियाज़ पेश करते हैं कि हमें ये कैसे अचीव करना है, गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, गोल्स को किस तरह सेट करना चाहिए, कौन कौन से प्लान्स बनाने चाहिए। उसके बाद एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब गोल्स को सेट किया जाता है फिर एवेल्यूएट किया जाता है कि यार हमने ये गोल्स बनाए थे, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी, क्या हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदे होंगे, शॉर्ट टर्म क्या फ़ायदे होंगे, इससे कोई नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसको एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन के बाद फिर फीडबैक दिया जाता है कि आया हम इस प्रोडक्ट को या हमने जो गोल सेट किया है इस गोल को कंटिन्यू करना चाहिए या इस गोल को यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहिए, कोई नया गोल सेट करना चाहिए जिसकी वजह से सबको फ़ायदा, मतलब जिसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब को मैनेज करना चाहिए, फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम हो, फिर एज ए गोल की तरफ जाना चाहिए। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में स्टेप्स क्या होते हैं, ये अब हम स्टेप्स देखते हैं। पहले ओवरऑल गोल सेट किए जाते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना है। फिर वो जो गोल्स होते हैं वो मेजर गोल्स को सब डिवाइड किया जाता है हर डिपार्टमेंट में, जैसे ट्रेडिशनल में किया जाता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग से गोल बताए जाते हैं, मार्केटिंग को, सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट को, एचआर के डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को, लॉजिस्टिक्स के डिपार्टमेंट्स को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को बता दिए जाते हैं कि भाई आपके ये गोल्स हैं। यूनिट मैनेजर जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं स्पेसिफिक गोल के साथ, जो अपने गोल्स हैं उनको स्पेसिफिक गोल के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं कि हमने ये जो गोल सेट किए हैं स्पेसिफिक गोल के साथ मैच कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, ठीक है। फिर वो जो गोल्स हैं वो मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसके में काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, आगे सर्वेयर्स वगैरह होंगे जो भी होंगे, उनके साथ गोल्स को डिस्कस किया जाएगा, उनके जो उनके आइडियाज़ हैं उनको भी लिया जाएगा। एक्शन प्लान, फिर प्लान्स को प्लान्स डिसाइड होते हैं कि हमने ये गोल ऐसे अचीव करने हैं, स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप उसको देखा जाता है। फिर वो जो प्लान्स हमने बनाए होते हैं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम प्लान को रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग चेक एंड बैलेंस होता है कि हमने जो प्लान्स बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट किया है तो आया क्या, उसको ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे। फिर उसके बाद फीडबैक लेते हैं जी, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली जो उन्हें प्लान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। आपके इंटरनल की बात की जाए, एक्सटर्नल की बात की जाए, फीडबैक लिया जाता है। फिर फीडबैक के बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है। रिवार्ड इसलिए भी ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो मोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है, वो फिर अपने जो गोल्स हैं उनको
बेहतर तरीके से अचीव करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपने प्रोसेस में इनोवेशन लेकर आएंगे। स्टेप्स इन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में स्टेप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब भी हम कोई गोल सेट करें तो पर्पजिव होना चाहिए, मतलब ऐसे ही गोल नहीं सेट होने चाहिए वो जो हमारा कंपनी का जो मिशन है उसके साथ अलाइन कर रहा हो, उसके साथ रिलेटेड हो, वो कोई पर्पजिव हो कि मतलब कुछ पर्पज अचीव हो रहा हो। ऐसे ही हवा में बैठ गए नहीं, बंदा बैठा हो जी ये गोल है जी ये गोल है, ऐसे नहीं करना। मिशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसके साथ अलाइन करके जो मेन पर्पज अचीव हो रहा हो वैसे गोल सेट करने होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है गोल सेटिंग में, कि हमने जब भी गोल सेट करने हैं हमने अपनी रिसोर्सेज को एवेल्युएट करना है। जी हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ की रिसोर्सेज है, हमारे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हर तरह की रिसोर्सेज को हमने एवेल्युएट करना है कि हमारे पास क्या जो भी हम गोल्स या सेट कर रहे हैं वो इन रिसोर्सेज के थ्रू अचीव हो सकते हैं। ये ना हो कि बाद में हमारे रिसोर्सेज की कमी हो जाए फिर गोल्स अचीव ही ना हो। तीसरे नंबर पर आता है डिटरमाइन गोल इंडिविजुअली और विद अदर। इसमें यह है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी गोल सेट होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट लेवल पर गोल सेट होने चाहिए, फिर मैनेजमेंट की मीटिंग्स होनी चाहिए, फिर वो हर बंदा अपना इंडिविजुअल्स गोल बताए कि ये हमने ये गोल सेट किया डिपार्टमेंट लेवल पर, तो उन फिर गोल्स को प्रॉपर इवेलुएट की करना चाहिए। गोल्स, चौथे नंबर पर आता है गोल्स को रिटन गोल्स होने चाहिए। ये नहीं है कि इनफॉर्मली नहीं होना चाहिए कि हमने ये गोल सेट करने का, रिटन गोल्स होने चाहिए, फिर वो अपने डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करने होने चाहिए। डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सब एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए, भाई ये हमारे गोल्स हैं, हमने ये प्लान्स हमने फिर रखे हैं, इस प्लान के थ्रू हमने ये गोल अचीव करने हैं। रिटन गोल्स होंगे तो फिर जब एक गोल अचीव हो जाएगा फिर बंदा टिक मार कर देगी ये गोल अचीव हो जाएगा, अब नेक्स्ट गोल की तरफ जाना है, फिर हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है। इस तरह हमारी जो फिर आसानी हो जाती है। उसके बाद लास्ट पर आता है रिव्यू रिजल्ट्स टू सी वेदर गोल्स वर्क। सबसे आखिर में फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने गोल सेट किए थे, ठीक है, हमने फिर प्लान्स भी डिस्कस कर लिए थे, हमने कम्युनिकेट भी कर लिए थे, रिसोर्सेज वगैरह भी सब कुछ देख लिया था। एंड में ये देखते हैं कि हमने जो गोल सेट किए उसके सब प्लान्स जो बनाए हैं क्या वो हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। रिजल्ट्स जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं। हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मार्केट वैल्यू गेन करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, क्या वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो फिर उसी प्लान को कंटिन्यू करें, अगर नहीं प्लान हो रहा तो फिर प्लान में कुछ चेंजिंग्स लानी चाहिए, कुछ इनोवेशन लानी चाहिए ताकि हमारे जो मेन गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। उसके बाद आता है जी डेवलपिंग प्लान्स। डेवलपिंग प्लान में लेवल ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एक तो स्ट्रेटजिक प्लान्स होते हैं। स्ट्रेटजिक प्लान की जब भी बात करेंगे वो आपकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, जो आपकी डायरेक्टर लेवल है, सीईओ लेवल है, सीएफओ लेवल है, वो उस तरह की जो मैनेजमेंट है उनका काम है स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाना। ऑपरेशनल प्लान आपके जो होते हैं वो आपकी जो फर्स्ट लाइन मैनेजर आपके प्लान्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने डे बाय डे ऑपरेशंस को देखना होता है, उन्होंने तो रिपोर्ट करना होता है, वीकली या मंथली रिपोर्ट करना होता है हाई लेवल मैनेजमेंट को। मेन तो उन्होंने काम देखना होता है, वो फिर ऑपरेशनल प्लान को बनाते हैं। ऑपरेशनल प्लान अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टली वर्किंग कर रहे होते हैं। डिग्री ऑफ एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी, स्टेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं आ रही। आपके इन्वायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल हैं, मतलब एम्प्लॉयज चेंज नहीं हो रहे। एक्सटर्नल की बात की जाए, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्स जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, अगर ये स्टेबल हैं तो फिर हम स्पेसिफिक प्लान्स डेवलप करते हैं। अगर ये पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, नेशनल कंडीशंस, ठीक है, सोसाइटी है आपकी वो इफेक्ट कर रही है या एम्प्लॉयज भी डे बाई डे चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो स्पेसिफिक ना हो, फ्लेक्सिबल हो, हर कंडीशन के साथ हम प्लान्स को मोल्ड कर लें। तो इस तरह के प्लान्स हम डायनामिक इन्वायरमेंट में बनाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट। हम ऐसा ऐसा प्लान बनाते हैं, इसमें ऐसे प्लान्स की बात करते हैं जिसमें करंट प्लान्स ऑफ इफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट, हमारे जो
प्लान्स को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके साथ हम करंट प्लान को अलाइन कर सकें। करंट प्लान है वो हमारे फ्यूचर प्लान को नेगेटिवली इफेक्ट ना करो। इसमें ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी क्रिटिसिज्म प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर जी कुछ क्रिटिसिज्म होती है जी के प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो क्या बात करते हैं हम ये देखते हैं। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। रिजिडिटी ये है कि जब प्लान कर रहे होते हैं तो प्लान में वो ये कहते हैं कि इनोवेशन नहीं आ सकती। हमने ये सेट करना है कि जी हमने इस रोड से जाना है, अब हम लाहौर जा रहे हैं जी, हमने प्लान किया इस रोड से ही जाना है। तो अब आगे जो भी है हमने इसी रोड से ही जाना है, मतलब रिजिडिटी ये होगी है कि हमने मोटरवे से ही जाना है, जीटी रोड को तो फॉलो ही नहीं करना। ये रिजिडिटी की बात होगी। प्लानिंग कैन नॉट बी डेवलप फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग, अगर स्पेसिफिक प्लानिंग की बात करें तो फिर हम जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमने प्लान एक ही इन्वायरमेंट को देखा होता है कि जो कंडीशंस हैं वो कल भी यही रहेंगी, परसों भी यही रहेंगी, साल के बाद भी यही कंडीशन रहेंगी। तो फिर जब डायनेमिक इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, तो वो फिर प्लानिंग जो प्रॉपर इफेक्टिव वर्क नहीं करती। तीसरे नंबर पर आता है फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस क्रिएटिविटी। जब आप फॉर्मल प्लान्स बना देते हैं, जब आप एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं भाई हमने ये प्लान है, हमने ये स्टेप्स ऐसे फॉलो करने हैं, तो वो फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ न्यू आइडियाज़, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज़ भी नहीं लेकर आ रहे होते, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं होता, उन्होंने उनको बताया गया होता है कि भाई ये काम को ऐसे ही करना है। तो फिर ऐसे ही कर रहे होते हैं, मतलब जैसे उनको रिटर्न बता दिया गया भाई ये स्टेप पहले करना है, ये स्टेप बाद में करना है। इनोवेशन की बात ही नहीं आती इसमें। चौथे नंबर पर आता है मैनेजर फोकस ऑन टुडे इंस्टेड ऑफ कंपटीशन ऑफ टुमारो। मैनेजर भी जब प्लान्स बना लेता है तो वो सिर्फ आज की बात कर रहे होता है कि हमने आज ये, आज से मुराद ये है कि रीसेंट की बात कर रहे थे, करंट सिचुएशन की बात कर रहे होता है कि आज हमने ये प्लान बनाया तो इसका ये फायदा होगा। वो ये नहीं देख रहा होता है कि कल परसों, महीने बाद, साल के बाद जो हमारा कंपेटिटर आ रहा है, कंपेटिटर आएगा तो वो भी हमारे प्लान को इफेक्ट करेगा। तो हमें कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट ना करें। उन कंपेटिटर कोई भी आ रहा है तो हमारी जो कस्टमर वैल्यू है उस पर इफेक्ट ना आ रहा हो। पांचवें नंबर आता है रीइंफोर्स टुडे सक्सेस विच लीड्स टू टुमारोज फेलियर। जब प्लान्स बना लिए जाते हैं तो वो फिर टुडे की सक्सेस को रीइंफोर्स करते हैं। मतलब आज हमने जो काम करना है, आज हमें सक्सेसफुल होने चाहिए, चाहे उसका लॉन्ग टर्म में आगे हमारा जो मेन फायदा नहीं हो रहा। मतलब कोई भी हमने प्लान बनाया हुआ है उसका आज हमें फायदा हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर हमें ये प्लान बनाया है, ये प्लान आज कंप्लीट हो रहा है तो इसका आज तो फायदा हो रहा है, लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या ये प्लान का जो आज की सक्सेस है ये कल के फेलियर पे तो इफेक्ट नहीं हो रही। ये प्लानिंग का ये भी एक क्रिटिसिज्म, ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो क्रिटिसाइज करते हैं प्लानिंग पे, क्योंकि वो यही देख रहे होते हैं कि जब भी प्लानिंग है तो वो लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर की सक्सेस है उसको कैसे इफेक्ट कर रही है। ये था जी हमारा मैनेजमेंट का सेक्शन था। हमने इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखी है, मैनेजमेंट देखा है, फिर मैनेजमेंट के रोल्स देखे हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हैं, प्लानिंग की बात की है, गोल सेटिंग की बात की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम फिर मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो कुछ मैनेजमेंट के जो पोर्शन रह गया हमारा वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।